सर हमने देखा कि देखिए आपने हीरा व्यापार लगभग लगभग ठप सा हो गया सूरत और उस पूरे क्षेत्र में। आपने दूसरा कहा तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में वो पूरे बेरोजगारी की स्थिति में ठप है, टेक्सटाइल या ठप है। तो क्या आप अभी नंबर्स क्या देखते हैं आपके, कितना नंबर होगा ये अगर हम टुकड़े टुकड़े में भी देख लें? मैं अभी क्योंकि पता चला था कि आंध्र प्रदेश है या उड़ीसा है या दूसरे जो और स्टेट्स हैं जहां पर बिहार उत्तर प्रदेश के लोग रोजगार के लिए जाया करते थे, वहां तो लौटने का क्रम शुरू हो गया है, वो बेरोजगार आ गया, सड़क पर आ गए लगभग। उसको जी लेकर हाँ। एक हमारे को बताइए कि क्या पोजीशन है अलग अलग क्षेत्रों की? देखिए अभी इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए जो जो व्यापारी होता है वो कोशिश करके कहीं ना कहीं बेचने की कोशिश करेगा। उसको मुश्किल आएगी, या वो अपना दाम कम करके कहीं और, जैसे ईयू में ट्राई करेगा, वो अफ्रीका में ट्राई करेगा, कह रहे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मार्केट बिल्ड करना पड़ता है, सप्लाई चेन बिल्ड करनी पड़ती है, डीलरशिप बिल्ड करनी पड़ती है। तो अभी हम नहीं कह सकते कि कितना ज्यादा वो ठप होगा, कितना ज्यादा सरकार से जो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा या इंटरेस्ट कम पे लोन मिलेगा, जिससे कि वो कुछ रिटेन कर पाए। पर हाँ, ये अनुमान है कि 50 लाख लोगों के काम पे असर हो सकता है, अगर 50 बिलियन डॉलर का हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी आती है। तो अब 50 लाख में कितने जो लोगों का जो कमी आएगी और किस किस क्षेत्र में आएगी, तुरंत आएगी या थोड़े रुक के आएगी, ये अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। क्योंकि अभी तो पूरी तरह ये भी नहीं अनुमान लगा सकते कि ये जीएसटी में कटौती जो की गई है उससे सरकार का कितना जो टैरिफ में कमी होगी, और जो टैरिफ उनका कम होगा, जो उनका रेवेन्यू कम होगा, तो अभी वो भी अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। क्योंकि सरकार ने भी जो अनुमान दिया है वो 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर दिया है। और सरकार ने क्या किया है पिछले 20 साल से, कि वो डिसएग्रीगेटेड डेटा नहीं देती है कि वो किस क्षेत्र से कितना टैक्स उठा रही है। मतलब टेक्सटाइल से कितना ले रही है, लेदर गुड से कितना ले रही है, जेम्स ज्वेलरी से कितना ले रही है, उसका अलग अलग डेटा ही नहीं देते हैं वो, कि कितना उनको वहां से टैक्स मिल रहा है। पहले दिया करते थे कस्टम्स में कितना आ रहा है, एक्साइज में कितना आ रहा है, अब वो बंद कर दिया है। तो इसलिए बाहर से बैठ के अनुमान लगाना मुश्किल है, कि जब तक सरकार वो डेटा नहीं देती है तब तक अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये कहा जा रहा है कि शायद 50 लाख लोगों के काम धंधे पे असर पड़ने वाला है। राइट। मैं अरुण सर एक चीज और भी देखिए, उन्होंने कहा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मतलब जो मार्केटिंग में लाजवाब मामला है, वो इसको ऐसा खूबसूरती से वो मार्केटिंग करते हैं कि जनता भ्रम में आ जाती है। हमने देखा था आपने जो 17 की बात की, वो आधी रात को जब उन्होंने कहा था ये रिफॉर्म ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और आज फिर वो कह रहे हैं कि ये जो है नेक्स्ट आजाद आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म। दोनों पर आपकी टिप्पणी, नेक्स्ट जनरेशन और आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म। तो उन्होंने कहा था कि ये सेकेंड फ्रीडम, जब उन्होंने जुलाई 1 2017 में इंट्रोड्यूस किया तो उसको फ्रीडम में जो कन्वर्ट किया, और इसलिए कहा कि अब सारा देश यूनिफाई हो गया, सब एक मार्केट हो गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो जीडीपी में ग्रोथ हो जाएगी, दाम कम हो जाएंगे, ब्लैक इनकम जनरेशन कम हो जाएगा, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि नोटबंदी में कहा गया था कि 3 चीजें, कि हम जो काला धन खत्म कर देंगे, काला धन खत्म नहीं हुआ, काला धन बढ़ता चला जा रहा है। उसी तरह से जैसे उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म को जो है फाइनेंसिंग को खत्म कर देंगे, वो नहीं हुआ, टेररिज्म चलता जा रहा है। काउंटरफीट करेंसी के 2000 नए नोट तो जो नोटबंदी के दौरान ही 10 दिन में निकल आए, क्योंकि जो काउंटरफीट करेंसी है वो तो एक स्टेट एक्टर जो करता है, तो स्टेट एक्टर को जो करना, वो इंक और पेपर करना इतना मुश्किल नहीं है। तो इसलिए जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरा मानना है ये रिफॉर्म नहीं है, ये एक्चुअली सिर्फ रेट कट है। इसमें भी जो रेट कट है, इसमें भी कॉम्प्लिकेशन कई तरह के हैं। जैसे कि इसमें 0 भी है, 5 भी है, 18 भी है, 40 भी है। तो मेरा मानना है कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो पहले भी नहीं फुलफिल हुआ, डिमोनेटाइजेशन वगैरह में, और जीएसटी का जब इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसलिए मैं इसको रिफॉर्म नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ रेट कट है, और वो भी पैनिक में किया गया, क्योंकि जो ट्रम्प साहब ने वहां पे जो वो जो कदम उठाए, और वो कदम उठाते चले जा रहे हैं। कि उसके बाद भी आप देखेंगे तो उन्होंने ईयू तक को कहा कि भाई आप भी जो भारत पे टैक्स लगाइए, क्योंकि वो रूस से तेल ले रहा है। फिर चाबार जो पोर्ट है उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने की बात की है। अब उन्होंने H1B वीजा के ऊपर ये करना, तो एक के बाद एक वो कदम उठाते चले जा रहे हैं। वो बहुत ट्रांजैक्शनल व्यक्ति हैं, वो सिर्फ ये दोस्ती वगैरह नहीं देखते, वो नेशनल इंटरेस्ट है उनका। तो स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जैसे हमारा मेक इंडिया ग्रेट है, तो उनका मेक अमेरिका ग्रेट। हालांकि अगेन कहना मुश्किल है, क्योंकि वो तो अमेरिका तो ग्रेट है ही, वो तो टेक्नोलॉजिकली सबसे पावरफुल, फाइनेंशियली पावरफुल, मिलिटरली पावरफुल, तो अगेन का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम भारत की स्थिति देखें
तो ये जो जल्दबाजी में किया गया कि कुछ तो हमें करना है, तो उसकी वजह से रेट कट कर दिए गए, लेकिन जो रिफॉर्म होना चाहिए था रिफॉर्म नहीं किया। रिफॉर्म क्या होना चाहिए था? रिफॉर्म होना चाहिए था कि जो हमारे असंगठित क्षेत्र में परेशानी है उसको हम खत्म करें, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में 7.5 करोड़ यूनिट है, 11.5 करोड़ उसका रोजगार है, और उससे हमारी डिमांड पे जो असर पड़ता है। अगर वहां पे बेरोजगारी होती है और बेरोजगारी बढ़ जाए, तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, क्यों जीएसटी का उल्टा असर पड़ रहा है? हालांकि हमारे असंगठित क्षेत्र को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, 50 लाख से कम टर्नओवर गुड्स का है तो आप एग्जेम्प्ट हैं, 40 लाख से कम है तो आपका जो सर्विसेज का 1.5 करोड़ से कम है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में है, 1% देते हैं। तो करीब करीब असंगठित क्षेत्र जो है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा उसको एग्जेम्प्ट किया है। लेकिन एग्जेम्प्ट करने का मतलब है कि इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलने का मतलब है कि आपका जो पहले का टैक्स है उसकी आपको रियायत नहीं मिलती, जो संगठित क्षेत्र को मिलती है। तो संगठित क्षेत्र के दाम कम हो जाते हैं, असंगठित क्षेत्र के वहीं रह जाते हैं। तो इसलिए हमारी जो डिमांड है, अब वो आपका जो देखिए लेदर गुड सेक्टर है, आपका ट्रेड सेक्टर है, आपका प्रेशर कुकर सेक्टर है, कितनी सेक्टर से बात आ रही है कि डिमांड शिफ्ट कर गई है असंगठित से संगठित क्षेत्र में। तो ये जो है ये और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा जब आपने रेट काट दिए जीएसटी के। तो इसलिए मेरा मानना है कि रिफॉर्म तो तब होता जब आप इनपुट क्रेडिट हटा देते, यानी कि जो ये जीएसटी होता है ये लास्ट पॉइंट पे अल्टीमेटली कंज्यूमर पे करता है। तो कंज्यूमर जब लास्ट पॉइंट पे पे करता है तो लास्ट पॉइंट पे ही कलेक्ट लीजिए आप। नहीं तो क्या करते हैं कि आपने जो लोहा, खनिज लोहा निकाला तो उस पर टैक्स लगा दिया, उससे फिर आपने पिग आयरन लगाया तो उस पर टैक्स लगा दिया, बीच में ट्रांसपोर्टर है उस पर टैक्स लगा दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है उस पर टैक्स लगा दिया, फिर आपने उससे स्टील बनाया तो वहां पे 5 स्टेज में टैक्स लगा दिया, केमिकल्स खरीदे उन पे टैक्स है। तो मतलब कि एक कटोरी आपने खरीदी तो उसके पीछे 30, 40, 50 टैक्स और इनपुट क्रेडिट ये चलता है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आप ये इनपुट क्रेडिट का सिस्टम ही हटा दें तो कटोरी पे जितना टैक्स है उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। और अरुण जेटली तो कहते थे कि 5% यूनिट 95% जीएसटी देते हैं, यानी असंगठित क्षेत्र तो देता नहीं है। तो जो संगठित क्षेत्र वाले हैं तो उनके एमआरपी पर टैक्स लगा दीजिए फाइनल प्रोडक्ट पे। आपको इतने सारे कि अभी मतलब 3-4 बिलियन आपके जो इनवॉइसेस होते हैं हर महीने, वो जो घट के 30 मिलियन हो जाएंगे। और काले धन की अर्थव्यवस्था तेज हो रही है क्योंकि फेक कंपनी सेटअप हो रही हैं, ई वे बिल में चोरी हो रही है, तरह तरह की और चोरियां हो रही है क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है। सैकड़ों हजारों केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, सैकड़ों चेंजेस आपको जीएसटी में करने पड़े पिछले 8 साल में क्योंकि इतनी परेशानियां आई, बार बार कटौती कर रहे हैं सब है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर है वो भारत में नहीं चल सकता है, और किसी और दूसरे देश में इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र है भी नहीं। लोग कहते हैं 160 कंट्री में वैट और जीएसटी है, मैं कहता हूँ कि किसी और देश में 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम नहीं करते। इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र ना चीन में है, ना ब्राजील में है, ना अमेरिका में है, ना फ्रांस में, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और मलेशिया में तो सरकार ने आते ही जीएसटी खत्म कर दिया था क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी। तो इसलिए मेरा मानना है जीएसटी में रिफॉर्म जरूरी है। ये जो अभी किया वो रिफॉर्म नहीं है। रिफॉर्म तो तब होता जब हम असंगठित क्षेत्र को फायदा पहुंचाते, वहां पे जो हम जो फायदा ये पहुंचा सकते थे कि सिर्फ लास्ट पॉइंट पे टैक्स कलेक्ट करें, सिर्फ फाइनल गुड्स पे, लग्जरी गुड्स पे कलेक्ट करें, बाकी सब एग्जाम कर देते, तो फिर हमारे दाम भी कम हो जाते, असंगठित क्षेत्र को फायदा हो जाता, तो उससे जो हमारी डिमांड बढ़ जाती। जब हमारी डिमांड बढ़ती तो जो आज हुआ है उससे कहीं ज्यादा डिमांड बढ़ जाती। अभी तो हमारी डिमांड इसलिए कम हो जाती है कि 94% लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो 94% की अगर आप परचेजिंग पावर बढ़ाएंगे तो उससे फायदा होगा। तो जैसे माइक्रो सेक्टर है उसमें 11.5 करोड़ लोग काम करते हैं, आपका कृषि है उसमें 8 करोड़ से 11 करोड़ के बीच का आकलन है कि इतने किसान हैं जो छोटे और बहुत ही छोटे और मझौले किसान हैं। जब इनके हाथ में 20-22 करोड़ लोगों के हाथ में अतिरिक्त परचेजिंग पावर आएगी तभी तो अर्थव्यवस्था तेजी पे आएगी। और जो हमारा संगठित क्षेत्र है उसके पास तो इस समय बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, उनका ऋण बहुत कम हो गया है, वो तो वेट कर रहे हैं कि डिमांड बढ़े तो हम और इन्वेस्टमेंट करें। तो हमारे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का जो डेटा आरबीआई से आता है वो दिखा रहा है कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो 70 और 75 के बीच में ही घूम रहा है पिछले 8-9 साल से। तो उस स्थिति में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। सरकार बार बार कह रही है कि हम पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रहा। वो कह रहे हैं कि जी डिमांड जब हमारी कम होगी तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएंगे। तो अगर हम असंगठित क्षेत्र को लेके बॉटम अप अप्रोच से करेंगे तो संगठित क्षेत्र भी अच्छा करेगा, असंगठित क्षेत्र भी अच्छा करेगा। तो ये रिफॉर्म होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही में, मुझे लगता है अगर उसको एक लाइन में समझना चाहे तो शायद जुमलेबाजी है कुल मिला के अब तक का जो पूरे का पूरा है वो नहीं है, वो जो आप कह रहे हैं कि आपको जो देना चाहिए नहीं। और मैं दूसरा सर पूछना चाहूंगा कि ये जो दावा है स्वदेशी मजबूत होगा और एमएसएमई को बहुत फायदा होगा। छोटे छोटे नोट से, क्योंकि मेरे वक्त की कमी है, आप छोटे छोटे नोट करिएगा तो मैं बहुत अच्छे से 1, 2, 3, 4 सवाल करना है तो प्लीज।
देखिए ऐसा है कि अभी हमारा अर्थव्यवस्था खुल गई 1991 के बाद, तो हमारा उस समय 7-8% एक्सपोर्ट इंपोर्ट जीडीपी रेशियो होता था, वो 19-20 बीच में 23 तक पहुंच गया था। तो अब हमारे पास बहुत सारा सामान बाहर से आता है और बहुत सारा हमारा सामान बाहर जाता है। तो आत्मनिर्भरता का मतलब होगा कि हम हाई टेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी इसमें आगे तरक्की करें, जिससे कि हम बैलेंस ट्रेड कर सकें। अभी तो हम चीन के साथ $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, उनसे हाई टेक आइटम भी आते हैं, लो टेक आइटम भी आते हैं, वहां से गणेश की मूर्ति, दिवाली की लाइट, पिचकारी भी आती है, एपीआई भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी आता है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट वगैरह आता है, वो हमारे यहाँ फैक्ट्री आगे सेटअप कर रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें एक तो इंटरनल मार्केट को चेक करना है, और दूसरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब शिक्षा और आर एन डी में हम बहुत कमजोर है। हम 0.65% आर&डी में खर्च करते हैं जीडीपी का, चीन 3% करता है, और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी बड़ी है, तो इसलिए वो हमसे 22 गुना ज्यादा आर&डी में खर्च करते हैं, इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए दुनिया का। हमें भी एक स्ट्रैटेजी बना के शिक्षा अच्छी बच्चों को देना। आपने देखा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आती है, वो दिखा रही है कि 14 से 18 साल के बच्चे 40% वो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते, तो कैसे अच्छा काम कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो रिफॉर्म है वो स्ट्रक्चरल भी है, लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है, उनको अगर हम लेके चलेंगे तो फिर हमारी जो अर्थव्यवस्था ठीक चलेगी।